औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए कौन सा डेटा सोर्स रिक्वायर्ड होता है, और फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका एक फॉर्मेट क्या होता है और कितने सेक्शन होते हैं इस रिपोर्ट के, और हर सेक्शन को किस किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए कौन कौन सा डेटा सोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट चाहिए होती है, जिसमें हमने ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा दिया होता है हर आइटम का। जितने भी लाइन आइटम बैलेंस शीट में मौजूद हैं सबका हमें 2 सालों का डाटा यानी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होना चाहिए। दूसरा डाटा सोर्स हमें करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। कंप्लीट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है दोनों मेथड से बनाने के लिए हमें कंप्लीट जो इनकम स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड होती है। हाँ, अगर हमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है तो हमें पार्शियल इनकम स्टेटमेंट का डाटा भी अगर दिया हो तो हम बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे नॉन कैश आइटम्स होते हैं, और कुछ फर्दर डिटेल्स है जिसमें नॉर्मली हमें नॉन करंट एसेट्स के डिस्पोजल से रिलेटेड या एक्विजिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये 3 सोर्सेज ऑफ डाटा हमें रिक्वायर्ड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपके सामने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर 1 दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेक्शन नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सेक्शन नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हम वन बाय वन सेक्शन को डिस्कस करते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सेक्शन होता है वो स्टार्ट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिया होता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम ये 4 एडजस्टमेंट्स करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस की सबसे पहली एडजस्टमेंट है, जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें दिया होगा या हमें कंप्यूट करना होता है, वो ऐड बैक हो जाता है। ठीक है। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो कि नॉन करंट एसेट्स जो इंटेंजिबल्स के अगेंस्ट होता है वो भी नॉन कैश आइटम होता है, वो भी ऐड बैक हो जाएगा। और अगर कोई इम्पेयरमेंट है एसेट्स की, चूँकि वो भी नॉन कैश ही होती है, लिहाजा वो भी ऐड बैक हो जाती है। तो जो पहली एडजस्टमेंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो नॉन कैश आइटम, जिसमें डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट वगैरह अगर क्वेश्चन में गिवन हो, सिनेरियो में गिवन हो, तो वो ऐड बैक हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी ऐड बैक करते हैं। वो इसलिए ऐड बैक करते हैं कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना होता है, तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को यहाँ पे ऐड बैक कर देते हैं। और सब्सीक्वेंट सेक्शन में जाके हम देखेंगे कि हमें इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना होता है, तो लिहाजा हमें ये इसको ऐड बैक करना होगा। देन इसके अलावा 2 आइटम हैं जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, लेकिन वो चूँकि नेट इनकम की डिटर्मिनेशन में इंक्लूड होते हैं, लिहाजा हम यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर देंगे और फिर जाके उसका इम्पैक्ट नॉन करंट एसेट्स में जाके वो शो करवाएंगे। जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल है, चूँकि ये नेट इनकम की डिटर्मिनेशन के अंदर लेस हो चुका हुआ है, लेकिन इसका ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है, तो यहाँ से ये ऐड बैक हो जाएगा और यहाँ जाके हम उसको माइनस करेंगे, जो कि सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स में होगा। इस तरीके से अगर गेन हो जाएगा तो गेन को हम यहाँ पे लेस कर देंगे और यहाँ पे जाके ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये 4 जो एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेक्शन में। इसके बाद वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया है कि यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं इसमें से अक्रूवल्स जो हैं वो इंटरेस्ट के और टैक्सेस के एक्सक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लें, यहाँ पे डिविडेंड का भी अक्रूवल दिया होगा, अगर यानी डिविडेंड पेबल दिया होगा तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा। वो हम जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे। तो बेसिकली ये जो 3 अक्रूवल्स हैं, यानी इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल और डिविडेंड पेबल, अगर ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो वो फिर इस सेक्शन में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा,
उसका रीज़न ये है कि वो सेपरेटली जाके अपने अपने रेलेवेंट आइटम्स के साथ जाके वो अटैच होते हैं और उधर वो कैश कंप्यूट करते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग इंशाल्लाह हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे भी कि ये जो इंटरेस्ट पेबल है, इनकम टैक्स पेबल है और डिविडेंड पेबल है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आता है। लेकिन इसके अलावा जो भी करंट और नॉन करंट और एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हैं, उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पे दिखाना है। जैसे अकाउंट रिसीवल है, प्री पेमेंट्स हैं, ऑफिस सप्लाईज़ वगैरह हैं, इन्वेंट्री है, इसके अलावा अक्रूवल्स हैं, अक्रूड इनकम है, ठीक है, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, ये सारे अक्रूवल से इनका इम्पैक्ट हम इस सेक्शन में दिखाएंगे। अब इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ग्रिड आपके सामने बनाई है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, इसमें से अगर वो इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं, उसका रूल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें से कोई एक रूल आप याद कर लें। जैसे अगर आप ये वाला रूल याद कर लेते हैं कि करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो लेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो तीनों रूल हैं वो आप इसी रूल से ड्राफ्ट कर सकते हैं कि जब ये पहला इंक्रीज़ लेस है तो डिक्रीज़ को ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटीज़ के जो रूल्स हैं वो इनके रिवर्स होते हैं। तो आप किसी एक रूल को याद रख लें और फिर जाके अकॉर्डिंगली फिर आपको वो रूल बाकी भी याद रहेंगे। इन सब आइटम का इम्पैक्ट दिखाने के बाद ये जो सब टोटल आएगा उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। और इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे हमने देखा है दो आइटम हम लेस करते हैं, इनकम टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। इसकी कैलकुलेशन भी आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे कि किस तरीके से ये दोनों कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये इनका इम्पैक्ट दिखाने के बाद यानी इनको माइनस करने के बाद ये जो पहला टोटल है जिसको हमने ए कंसिडर किया है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। अगर ये आइटम प्लस है तो कैश प्रोवाइडेड है, और अगर ये आइटम नेगेटिव है तो कैश यूज्ड है, ठीक है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हर एक्टिविटी कैश प्रोवाइड भी कर सकती है और कैश यूज़ भी कर सकती है। तो ये हमें देखना है कि नेट उसने कैश प्रोवाइड किया है या नेट कैश यूज़ किया है। इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, जिसमें सबसे पहले सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स हैं या कोई इन्वेस्टमेंट है और परचेज़ है। इसमें नॉर्मली दो ही आइटम होते हैं, यानी दो किस्म के आइटम होते हैं, सेल और परचेज़ ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सेल करेंगे तो कैश फ्लो प्लस होगा यानी प्रोवाइडेड होगा, परचेज़ करेंगे तो कैश यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भी एक सब टोटल आ जाएगा, इसको हमने बी का नाम दिया है, ठीक है। इसको बी का, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें ए बी का नाम दे रहे हैं, इसका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप इसको समझ लें कि ये ए है ये बी है, जस्ट टू आइडेंटिफाई। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो मैंने बताया था कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सेक्शन होता है, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं, जिसमें डेट और इक्विटी है, उनकी इशुएंस और उनकी रिडम्पशन के इश्यूज़ वगैरह या कैश फ्लोज वगैरह हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इशू शेयर है ये प्रोवाइडर है कैश फ्लो का, इशू ऑफ बॉन्ड है ये भी प्रोवाइडर है, यानी जो इशूएंस ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं ये प्रोवाइडर ऑफ कैश फ्लोज होते हैं। इसके अलावा जो बैंक लोन भी अगर आपने एक्वायर किया तो ये प्रोवाइडर है। इसके अलावा जो यूज़र हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के, वो रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड है, रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड है, परचेज़ ऑफ ट्रेजरी स्टॉक है, अगर आपने कंपनी ने अपने ही शेयर्स परचेज़ कर लिए हैं तो ये भी एक नेगेटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यानी आपने पेमेंट कर दी है अपने फाइनेंस प्रोवाइडर्स को। इसके अलावा जो आपने डिविडेंड पे किया है ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिपोर्ट होगा। इसकी भी कैलकुलेशन इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे किससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये इन सब का टोटल नेट आ जाएगा, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, जिसको हमने सी का नाम दिया है। तो इन तीनों ए प्लस बी प्लस सी को हम ये नेट इंक्रीज़ इन कैश है, यानी जो कैश का बैलेंस है वो इतने से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ होगा, जो कि यहाँ पे नेट इंक्रीज़ के सामने शो हो रहा है। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली एक वर्किंग है कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंप्यूट होना चाहिए। तो ये था जी एक फॉर्मेट जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम कुछ इश्यूज़ फर्दर हैं उसके साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।